आई कांट लीव यू अलोन। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा जैसलमेर में हुई सारी बातें और जो उन्हें पता चला वो सब सौरभ को कॉल करके बताते हैं। साथ वो अमावस्या होने की बात भी बताते हैं और सौरभ को सान्वी को एक भी पल अकेला ना छोड़ने के लिए कहते हैं। सौरभ बात की गंभीरता को समझते हुए सीधा सान्वी के रूम में जाता है जहाँ पर सान्वी सो गई होती है। वो सान्वी को उठाता है और उसे बोलता है कि खाना खाकर सो जाना। दोनों लोग डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे सान्वी और सौरभ दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सौरभ अभी कुछ नहीं खा रहा था, अभी बस वो सान्वी को खाना खिला रहा था क्योंकि सान्वी को नींद आ रही थी। सान्वी खाना खाते खाते सौरभ से पूछती है, ये मेरे कमरे में क्यों रुकना है तुम्हें और बाहर रहना क्यों जरूरी है तुम्हारा? सौरभ फिर से सान्वी को छेड़ते हुए कहता है, क्यों रहना है का क्या मतलब है? भाई बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा और घर में भी बस मैं और तुम हैं। सान्वी सौरभ से कहती है, ओए ये सब करने रुके हो क्या यहाँ? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? सान्वी को चिढ़ते हुए देखकर सौरभ उसे और भी चिढ़ाता है। क्या कहना चाहते हो मतलब? तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या कि मेरा मतलब क्या है? जल्दी जल्दी खाओ ना, फिर हमें रूम में भी तो चलना है। इतना बोलते ही सौरभ जोर से हंस देता है। सान्वी सौरभ से कहती है, ऐसे परेशान मत करो ना यार। और वैसे एक बात पूछूं? सौरभ सान्वी से कहता है, परेशान कहाँ कर रहा हूँ, अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सान्वी बोलती है, तुम फिर डबल मीनिंग्स में बात कर रहे हो। अपना मुंह बंद करो, मुझसे बात मत करो। सौरभ सान्वी से कहता है, डबल मीनिंग नहीं, मैं तो जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। सान्वी सौरभ से कहती है, अरे कुछ भी बोल रहे हो तुम, मैं सोने जा रही हूँ। सौरभ सान्वी को छेड़ते हुए कहता है, मेरे बिना अकेले कहाँ जा रही हो? सान्वी सौरभ से कहती है, सोने जा रही हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। सौरभ सान्वी के पास आते हुए कहता है, सान्वी और कोई बात नहीं है, बस आई कांट लीव यू अलोन। अब इसे तुम कुछ भी समझ लो। हाँ, लेकिन अगर इस बीच कुछ हो गया तो मेरा दोष मत देना। सान्वी सौरभ के कंधे पर मारते हुए कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे सौरभ शेखावत। मुझे लगा तुम सीरियस बात कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हो ना जिससे तुम्हारे ऊपर प्यार वाला गुस्सा आ जाता है। सौरभ सान्वी के और भी नजदीक जाकर कहता है, ओए होए प्यार वाला गुस्सा, क्या बात है, तुम थोड़ा ज्यादा नहीं बिगड़ रही हो आजकल? सान्वी कहती है, ऐसा भी नहीं है, अब जिसकी संगत में रहूंगी उसकी जैसी तो बनूंगी ना। चलो अब चले रूम में, मुझे सच में नींद आ रही है। सौरभ सान्वी की बात का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है चलो। और वैसे जिसकी संगति में का क्या मतलब है? मेरी संगति खराब है क्या? सान्वी सौरभ से कहती है, मैंने तुम्हारा नाम तो लिया ही नहीं, अब चलो ना। सौरभ मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ चल रहे हैं, बस 5 मिनट दो, मैं सारे लॉक चेक करूं और एक बार ये जल पूरे में छिड़क दूं। और वो तुम्हारे हाथ में रक्षा धागा है ना? सान्वी अपने हाथ में देखते हुए कहती है, हाँ है, लेकिन ये सब आज क्यों? सौरभ पूरे घर में जल छिड़काव करते हुए सान्वी को बताता है, वो आज अमावस्या है और ऐसा माना जाता है कि आज की रात ये नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा वो छोड़ो, अभी भभूत भी लगानी है। सौरभ पूरे घर में जल का छिड़काव करता है और साथ में विंडो सिल कर कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ, कुछ भभूत और ऐसी चीज रखता है जो उसे स्वामी जी ने दी थी। हर एक दरवाजे और खिड़की पर वो यही चीज करता है और कुंडी अच्छे से लॉक करके उसमें एक रक्षा धागा बांधता है। उसके बाद वो सान्वी के पास जाता है और स्वामी जी की दी हुई भभूत उसके माथे पर लगाता है और बाकी जल लेकर वो सान्वी के साथ रूम में चला जाता है। सोफे को कुछ बिस्तर के नजदीक खींच देता है और फिर बिस्तर और सोफे के चारों ओर उस भभूत से एक रेखा खींचता है जिसके बीच में वो जल से छिड़काव करता है और सान्वी का बिस्तर साफ करता है। सौरभ सान्वी से कहता है, सान्वी सो जाओ और अगर थोड़ा भी डर लगे या कुछ भी ऐसा एहसास हो तो मुझे उठा देना प्लीज, मैं यही हूँ। सान्वी सौरभ से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो यही रहने वाले थे ना, और अब तुम बोल रहे हो कि बता देना। सौरभ सान्वी से कहता है, अरे बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। ये सोफा मैंने खींचा है ना, ये तुम्हारे बेड के पास ही है ना, तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ मैं। सान्वी सोफे की तरफ देखते हुए कहती है, सोफा क्यों खींचा है? बेड है ना, हम शेयर कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ सान्वी की ओर देखते हुए उसकी टांग खींचते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा इरादा सही नहीं लगता है। ना बाबा ना, मैं तो सोफे पर ही ठीक हूँ।
सानवी सौरभ से कहती है। फिर से तुम मेरी बात को कहीं का कहीं ले गए। मैं तो बोल रही हूँ कि जब एक कमरे में ही रह रहे हैं तो बेड शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। सौरभ सानवी के पास आकर कहता है, सानवी तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, मैं तुम्हें एक आंच तक नहीं आने दे सकता और हम हमेशा साथ हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा, ये तो तुम्हें पता ही है ना। हम भले ही कितना एक दूसरे को परेशान करते हो, लेकिन हमें पता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। पता है कितना सुकून मिलता है जब मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ, और उससे भी ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ। इतना सुनकर सानवी की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वो सौरभ से कहती है, अरे बस, इससे ज़्यादा बोलोगे तो मैं अभी रोने लगूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे ये भी पता है कि तुम ये जो मुझे बीच बीच में छेड़ते हो ना, वो इसीलिए ताकि मेरे फेस पर स्माइल आ सके, और जब मैं हंसती हूँ या खुश होती हूँ तो इसकी वजह तुम ही हो। आखिर मेरी ज़िंदगी में तुम दो ही लोग तो हो, एक तुम और एक मम्मा, और मुझे पता है कि तुम मेरी कितनी केयर करते हो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब सो जाते हैं और बाकी बातें कल करेंगे मिस्टर। वैसे मुझे ना आज कुछ मन कर रहा है। सौरभ सानवी से पूछता है, क्या मन कर रहा है आपका मैडम? फरमाइए, बंदा खिदमत में हाजिर है आपकी। सानवी सौरभ से शर्माते हुए कहती है, वैसे भी ये ख्वाहिश यही बंदा पूरी कर सकता है। सौरभ सानवी को देखते हुए कहता है, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है आपकी? सानवी सौरभ के नज़दीक जाकर उसके कान में कहती है, मुझे ना एक किस चाहिए जल्दी से। सौरभ अपना कान खुजाते हुए चौंक कर कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मुझे किस सुनाई दिया? सानवी कहती है, जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर सानवी अपने बिस्तर पर चली जाती है और सौरभ भी उसे मनाने के लिए उसके बिस्तर पर ही चला जाता है। सौरभ सानवी के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, क्या हुआ मेरी जान, गुस्सा हो गई क्या? ऐसे गुस्सा नहीं होते, मैंने तो बस मजाक में कहा था। सानवी सौरभ से कहती है, कोई मजाक वजाक नहीं, मैं इतना सीरियसली कुछ कह रही थी और तुम मेरी बात को मजाक में ले गए। सौरभ सानवी से, मजाक में नहीं लेकर गया बच्चा, मैं तो बस अपनी तरफ से मजाक कर रहा था। इतना बोलकर वो सानवी के गालों पर किस कर देता है। सानवी सौरभ से कहती है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तुम्हारी किस विश अपने पास ही रखो और सो जाओ चुपचाप। सौरभ सानवी को छेड़ते हुए कहता है, अगर नहीं चाहिए तो वापस दे दो मेरी किस। चलो फटाफट उठो और मेरी किस वापस दो मुझे। इतना सुनने के बाद सानवी के फेस पर स्माइल आ जाती है। सौरभ सानवी के फेस पर स्माइल देखकर कहता है, नाउ दैट इज लाइक ए गुड गर्ल। चलो अभी जल्दी से सो जाओ, ठीक है? सानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सौरभ अपना पिलो सानवी के साइड में रखकर वहीं सो जाता है। हालांकि सौरभ ने बस आंखें बंद रखी हुई थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ पा रही थी। वो सानवी की तरफ फेस करके लेटा हुआ था और सानवी का एक हाथ उसने पकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर में प्रोफेसर मिश्रा और ठाकुर सम्राट सिंह जी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उस समय करीबन 9:30 बज रहे थे। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, देखिए प्रोफेसर साहब, बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। आपसे तो हमने सारी इधर उधर की बातें कर ली और ये भी नहीं सोचा कि आपको भूख लग रही होगी। चलिए डिनर करते हैं, और उसके बाद आप थक भी गए होंगे तो जाकर सो जाइएगा। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी की बातें सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं, थोड़ी सी थकान तो है और अब तो भूख सी लग रही है। पता है ठाकुर साहब, जैसे हम ना किसी से मिलते हैं तो बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, पर आपके साथ ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। ठाकुर सम्राट सिंह जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ कभी कभी होता है ऐसा, जैसा आज आपके और हमारे साथ हो रहा है। अब चलिए, डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका है और ठंडा होने वाला है। दोनों लोग उठकर डाइनिंग रूम में चले जाते हैं और आराम से बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी अपने कमरे में चले जाते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसीलिए वो अब और ज़्यादा नीचे नहीं रुक सकते थे। प्रोफेसर मिश्रा कमरे में पहुंचकर कमरे की डोर और विंडो पूरी तरह से अच्छे से लॉक करते हैं और अपना बैग खोलकर स्वामी जी का दिया हुआ जल निकालकर पूरे कमरे में छिड़काव करते हैं और फिर रक्षा धागा के छोटे छोटे टुकड़े सारी कुंडियों में बांध देते हैं और अपने बिस्तर के चारों ओर जल छिड़क देते हैं और भभूत की रेखा भी खींचते हैं।
प्रोफेसर मिश्रा को अब खुद भी पता था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सौरभ और स्वामी जी ने जो जो बताया था वो सभी चीजें कर रहे थे। क्या सच में अमावस्या से जुड़ा ये डर सच होगा? क्या कोई अनहोनी घटना होने वाली है? ऐसी क्या चीज है जिससे स्वामी जी सौरभ को आगाह करना चाहते थे, जो उन्होंने बताया कि कर्मों से भाग्य तय होता है? क्या सुलझ पाएंगे ये उलझे हुए राज? ऐसे कई सारे सवाल होंगे आपके मन में, और इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।